दोस्तों, शहर के जाने-माने कलेक्टर साहब अविनाश कुमार अपने सख्त प्रशासन और न्याय प्रियता के लिए मशहूर थे, लेकिन उनकी व्यस्त जिंदगी में एक खालीपन का एक दर्द था जो उनके दिल में सालों से दफन था। वह दर्द था उनकी पत्नी प्रिया से बिछड़ने का। प्रिया उनकी पत्नी कॉलेज के दिनों की उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। शादी के कुछ ही साल बाद अविनाश को उनकी नौकरी के कारण अलग अलग जिलों में जाना पड़ा। लंबे समय तक दूरियां बढ़ी और एक दिन अचानक प्रिया ने चिट्ठी लिखकर कहा, अविनाश, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। उसके बाद से प्रिया की कोई खबर नहीं आई। अविनाश ने कई कोशिश की पर प्रिया कहाँ गई यह कोई नहीं जानता था। वर्षों बाद एक गुप्त सरकारी मिशन के सिलसिले में अविनाश को अपने ही गांव वापस आना पड़ा। वह गांव जहां उनकी और प्रिया की पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन इस बार वह कलेक्टर साहब नहीं बल्कि एक साधारण जोगी के भेस में गांव पहुंचे। उनका मिशन था एक अपराधी गिरोह को पकड़ना, पर उनका दिल एक अलग सच्चाई के करीब था। क्या प्रिया अब भी यही है? गांव पहुंचते ही उन्होंने सुना कि चौपाल में किसी बड़े शादी समारोह की तैयारी चल रही है। जिज्ञासा के कारण वह वहां पहुंच गए। सहनाई की आवाजें, सजावट और भीड़ में हर चेहरा किसी खुशी की झलक लिए था। लेकिन तभी उनकी नज़र एक मंडप पर पड़ी। उनके पैर वहीं जम गए। मंडप में दुल्हन बनी प्रिया बैठी थी। लाल जोड़े में वह उतनी ही खूबसूरत लग रही थी जितनी सालों पहले उनकी शादी के दिन, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की उदासी भी थी जिसे शायद वहां कोई और नहीं देख पा रहा था। प्रिया किसी और के साथ फेरे लेने जा रही थी। अविनाश का दिल एक पल के लिए टूटकर बिखर गया। उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उनके मन में कई सवाल थे। क्या प्रिया ने सच में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था? क्या वह भी उससे प्यार करती थी, या फिर इस शादी के पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? अविनाश ने जोगी के रूप में ही मंडप के पास पहुंचकर एक कोने में बैठने का फैसला किया। वह वहां से हर चीज पर नजर रखना चाहते थे। शादी के मंत्रों के बीच प्रिया की आंखें एक पल के लिए भी नीचे नहीं झुकी। उसकी निगाहें जैसे किसी को तलाश कर रही थी। तभी अचानक बिजली चमकी और बारिश शुरू हो गई। पंडित जी ने अनुष्ठान को रोकने का संकेत दिया। इस छोटे से विराम ने अविनाश को मौका दिया। वह चुपचाप प्रिया के पास गए और धीमी आवाज में कहा, प्रिया, यह मैं हूं तुम्हारा अविनाश। प्रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को हल्के से छू लिया, जो उसकी शादी की निशानी थी। अविनाश ने महसूस किया कि प्रिया के भीतर एक तूफान चल रहा है। लेकिन तभी मंडप के दूसरी ओर खड़ा दूल्हा, जो अब तक शांत था, अचानक खड़ा उठ हुआ। उसकी आंखों में एक अलग सा भाव था, जैसे वह सब जानता हो। मंडप के बीच बारिश ने पूरा माहौल को बदल दिया। शोरगुल थम गया और लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया, मगर अविनाश वहीं खड़े थे, प्रिया की आंखों में झांकते हुए। उसकी आंखों में दर्द था और सवाल भी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। दूल्हा, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, धीरे धीरे उनके पास आया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन चेहरा गंभीर। उसने अविनाश को देखा और बिना किसी परिचय से सीधा प्रिया से पूछा, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? प्रिया ने कुछ पल खामोश रहकर अविनाश की ओर देखा, फिर उसने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, यह वही है जिसका मैं इंतजार करती रही। यह सुनकर अविनाश के भीतर हलचल मच गई। प्रिया ने इंतजार किया तो फिर वह इस शादी के मंडप में क्यों थी? अविनाश ने गहरी सांस ली और संयम से पूछा, प्रिया, अगर तुमने मेरा इंतजार किया तो आज यहाँ क्यों हो? मुझे सब सच बताओ। लेकिन प्रिया ने जवाब देने के बजाय अपनी आंखें झुका ली, जैसे कि वह कुछ कह नहीं पा रही थी, या शायद उसे रोकने वाली कोई ताकत थी। इतने में दूल्हा बोला, आप कौन हैं और क्यों यहाँ आकर मेरी दुल्हन को परेशान कर रहे हैं? उसकी आवाज में तंज था, लेकिन गुस्सा भी। अविनाश ने गहरी नजरों से उस आदमी को देखा। कुछ अजीब सा था उसमें। वह सादा कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी झलक रही थी। उसने खुद को गांव का एक साधारण किसान बताया, लेकिन अविनाश को कुछ सही नहीं लग रहा था। उसी समय गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पहुंचा और दोनों को देखकर ठिठक गया। उसने प्रिया को देखते हुए कहा, बेटी, यह सब क्या है? क्या तुमने उसे अपनी सच्चाई नहीं बताई? प्रिया ने बुजुर्ग की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने अविनाश की ओर देखा और कहा, तुम्हें सब सच जानना चाहिए, लेकिन ये सब तुम्हें और मुझे तोड़ देगा। प्रिया ने टूटे हुए लहजे में बताया कि जब वह अविनाश से अलग हुई थी तो वह उस समय एक बड़ी मुश्किल में थी। उसकी माँ बीमार थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह कई जगह मदद मांगने गई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक दिन गांव के उस ताकतवर आदमी ने उसकी मदद की और शर्त रखी, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बनगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वह दूल्हा ही था। उसने प्रिया को मजबूर किया कि वह उसकी झूठी पत्नी बनने का नाटक करें, और अब वह शादी करना चाहता था ताकि प्रिया हमेशा उसकी कैद में रहे। अविनाश का खून खोलने लगा। वह उस आदमी को वहीं पकड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने महसूस किया कि यह मामला उससे कहीं ज्यादा
उलझा हुआ था। इसी बीच गांव के और लोग मंडप के पास जमा होने लगे। कई लोगों की निगाहें अविनाश पर थी। जोगी के भेष में होने के बावजूद कुछ लोग उसकी पहचान जान चुके थे, लेकिन ये बात धीरे धीरे फैल रही थी। दूल्हे के आदमी जो अब तक शादी की तैयारियों में लगे थे अचानक चौकन हो गए। अविनाश को महसूस हुआ कि यहाँ सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि जान का भी खतरा था। उसने प्रिया का हाथ थामा और धीरे से कहा, मुझे सब बताओ, मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर ले जाऊंगा। यह आदमी तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है और मैं इसे नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी दूल्हे ने ताली बजाई। उसके आदमी तुरंत इकट्ठा हो गए। उसने हंसते हुए कहा, यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता, खास करके आप, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि आप वही कलेक्टर साहब हैं। अविनाश का भेद खुल चुका था। अब वह एक साधारण जोगी नहीं बल्कि सरकार के एक अधिकारी के रूप में खतरे में थे। गांव के लोग, दूल्हे के आदमी और प्रिया की सच्चाई सब मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर चुके थे जिसका अंत अभी बाकी था। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन आसमान में काले बादल अब भी मंडरा रहे थे, जैसे वह भी इस कहानी का कोई हिस्सा हो। मंडप के चारों ओर जमा लोग आपस में फुसफुसाना चालाक मुस्कान के साथ खड़ा था, और अविनाश जो अब जोगी के भेष में अपनी असल पहचान छुपाने की कोशिश कर रहे थे, गहरी सांस लेते हुए प्रिया को देख रहे थे। दूल्हा अपनी जगह से आगे बढ़ा और चारों ओर घूमते हुए कहा, यहाँ पर जो हो रहा है वह सबके सामने होगा। आखिर मेरी शादी है, लेकिन पहले ये जोगी साहब बताएं कि वह यहाँ क्यों आए हैं। अविनाश ने उसकी चालाकी को भांप लिया। वह जानते थे कि दूल्हा उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने शांत लहजे में कहा, मैं एक साधारण जोगी हूँ, वर्षों से गांव गांव घूमता हूँ, लेकिन आज यहाँ आने पर मुझे महसूस हुआ कि इस मंडप में सिर्फ शादी नहीं हो रही, कुछ और भी पक रहा है। दूल्हा हंस पड़ा। उसकी हंसी में व्यंग था। उसने लोगों की ओर देखकर कहा, ये जोगी सिर्फ बातें बनाना जानता है, लेकिन इसे यह नहीं पता कि यह गांव मेरा है। यहाँ जो मैं कहता हूँ वही होता है। अविनाश की आंखें प्रिया की ओर टिक गई। वह अब भी गहरी उलझन में थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करें। उसकी आंखों में छुपा डर और दर्द अविनाश साहब सकते थे। अविनाश ने धीरे से पूछा, प्रिया सच बताओ, क्या तुम इस आदमी से शादी करना चाहती हो। प्रिया का चेहरा और भी सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, यह मेरा फैसला नहीं है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अविनाश का दिल टूटकर बिखरने लगा, लेकिन वह जानते थे कि यहाँ भावनाओं से काम नहीं चलेगा। उन्हें उस दूल्हे का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। अविनाश ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला, जिसे उन्होंने चुपके से मंडप के पास रखा था। उन्होंने उसे चालू किया और उसमें दूल्हे की आवाज़ गूंजी, इस शादी के बाद प्रिया का परिवार मेरे हाथ में होगा और उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं उसकी माँ का इलाज सिर्फ एक दिखावा कर रहा हूँ। मंडप में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। दूल्हे का चेहरा लाल पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, ये झूठ है, ये जोगी सबको भड़काने आया है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, गांव का ही एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने पहले भी हस्तक्षेप किया था आगे बढ़ा। उसने दूल्हे की ओर उंगली उठाए और कहा, तूने बहुत अन्याय किया है। इस गांव के कई परिवार तेरी वजह से बर्बाद हुए हैं। अब समय आ गया है कि तेरा सच सबके सामने आए। दूल्हा अपने आदमियों की और मुड़ा और चिल्लाया, इस जोगी को और इस बूढ़े को यहाँ से खींच कर बाहर फेंक दो, और हाँ, प्रिया को भी ले जाओ। अब यह शादी यहीं खत्म होगी। अविनाश ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपनी पहचान उजागर करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी आवाज़ में अधिकार लाते हुए कहा, कोई भी हाथ उठाने से पहले ये जान ले कि मैं कौन हूँ। मैं इस जिले का कलेक्टर हूँ और यह गांव अब तुम्हारी जागीर नहीं है। गांव के लोगों के बीच हलचल मच गई। दूल्हा और उसके आदमी एक पल के लिए ठिठक गए, लेकिन दूल्हा जानता था कि अगर वह अभी झुकेगा तो सब कुछ खो देगा। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। अब अविनाश ने तेजी से प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे मंडप से बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन दूल्हे के आदमी उनका रास्ता रोकने लगे। गांव के लोग जो अब तक चुप थे धीरे धीरे अविनाश का साथ देने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी दूल्हे ने अपनी जेब से एक बंदूक निकाली और चिल्लाया, कोई भी आगे बढ़ा तो इसका अंजाम बुरा होगा। अविनाश प्रिया को पीछे करते हुए दूल्हे की आंखों में देख रहे थे। वह जानते थे कि अब ये लड़ाई सिर्फ एक शादी या प्रिया के भविष्य की नहीं थी, यह गांव की आज़ादी और न्याय की लड़ाई बन चुकी थी। बारिश की बूंदें फिर से गिरने लगी। आसमान में गर्ज सुनाई दी। मंडप के चारों ओर तनाव बढ़ता जा रहा था। अविनाश, प्रिया, दुल्हा और गांव के लोग सब अपनी अपनी जगह खड़े थे, जैसे किसी बड़ी टकराव की तैयारी कर रहे हो। अविनाश के दिमाग में सवाल उठ रहे थे, क्या वह प्रिया को बचा पाएंगे? क्या गांव के लोग उनका साथ देंगे या दूल्हे के डर से पीछे हट जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह इस लड़ाई को बिना किसी नुकसान के जीत पाएंगे? गांव का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। बारिश की बूंदों के साथ हवा में तनाव तैर रहा था। दूल्हा अपनी बंदूक ताने हुए अविनाश की ओर खड़ा था, जबकि प्रिया घबराई हुई एक तरफ सिमटी हुई थी। अविनाश ने अपनी आंखों में
संयम और दृढ़ता का भाव बनाए रखा दूल्हे ने। गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी यह सरकारी वर्दी यहाँ काम नहीं करेगी। इस गांव में कानून में हूँ, अब या तो तुम यहाँ से चले जाओ या फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अविनाश ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, तुम्हारे जैसे लोग सोचते हैं कि बंदूक से डर फैलाकर सब जीत सकते हो, लेकिन ये याद रखना, कानून की लाठी भले देर से चलती है लेकिन चोट गहरी करती है। आज तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब होगा। अविनाश के इन शब्दों ने गांव के लोगों के भीतर एक नई लहर जगा दी। अब तक जो लोग दूल्हे के डर से चुप थे वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। एक बुजुर्ग महिला जो दूल्हे के अन्याय का शिकार हो चुकी थी सबसे पहले बोली, हमने बहुत सहा है लेकिन अब नहीं, यह आदमी हमारी बेटियों की इज्जत और हमारे घरों की शांति चिंता आया है, इसे रोका जाना चाहिए। धीरे धीरे कई और लोग भी अविनाश का साथ देने के लिए खड़े हो गए, लेकिन दूल्हा अपनी जगह पर अडिग था। उसने अपनी बंदूक लहराते हुए चिल्लाया, जो कोई भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा उसकी यही आखिरी रात होगी। अविनाश ने हालत को समझते हुए एक चाल चली। उन्होंने दूल्हे को उकसाने के लिए कहा, तुम्हारी हिम्मत सिर्फ यहाँ तक है, एक सरकारी अधिकारी सामने खड़ा है और तुम उसे डराने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम में सच्चा दम है तो आओ मुझसे बिना हथियार के लड़ो, दिखाओ अपनी मर्दानगी। दूल्हा जो पहले से ही गुस्से में उबल रहा था अविनाश के बात पर और भड़क गया, उसने गुस्से में अपनी बंदूक फेंक दी और अविनाश की ओर लपका। यह वही पल था जिसका अविनाश इंतजार कर रहे थे। अविनाश ने पूरी ताकत से दूल्हे को रोका और उसे जमीन पर गिरा दिया। दोनों के बीच तीखी झड़प शुरू हो गई। बारिश की बूंदें उनके संघर्ष को और भी नाटकीय बना रही थी। गांव के लोग चारों ओर खड़े थे जैसे कि क्रांति की शुरुआत देख रहे हो। दूल्हा ताकतवर था लेकिन अविनाश के पास अपने कर्तव्य और प्रिया को बचाने के जुनून था। आखिरकार रणविजय ने उसे जमीन पर दबोच लिया। तभी गांव के कुछ लोग आगे आए और दूल्हे के आदमियों को पकड़ने लगे। इसी बीच प्रिया एक तरफ खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उसमें राहत की चमक भी थी। वह अविनाश के पास आई और धीरे से बोली, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया लेकिन मैं अब भी इस डर से बंदी हूं कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। यह आदमी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अविनाश ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, यह उन सबकी लड़ाई है जिन्होंने इससे अत्याचार सहा है। उसी समय अविनाश का गुप्त संदेश पुलिस तक पहुंच चुका था। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां गांव में दाखिल हुई। दूल्हे और उसके आदमियों को हथकड़ियां पहनाई गई लेकिन दूल्हा जाते जाते अविनाश और प्रिया को घूरते हुए बोला, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, मैं लौटूंगा और तब सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पुलिस की गाड़ियां चल गई। गांव के लोग धीरे धीरे मंडप के पास जमा हुए और प्रिया और अविनाश को घेर लिया। कुछ ने सवाल किया, अब ये क्या होगा, क्या ये गांव सच में सुरक्षित रहेगा? अविनाश ने उनकी ओर देखा। उनके पास कोई निश्चित जवाब नहीं था लेकिन उनके दिल में ये यकीन था कि लड़ाई अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, अब उनके साथ थी। लेकिन क्या उनका भविष्य सुरक्षित होगा? क्या दूल्हे की धमकी सिर्फ गुस्से में कही गई बात थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? पुलिस की गाड़ियां गांव से दूल्हे और उसके आदमियों को लेकर जा चुकी थी। गांव में पहली बार सुकून की सांस महसूस की जा रही थी लेकिन हर किसी के मन में दूल्हे की अंतिम धमकी गूंज रही थी। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अविनाश ने प्रिया की ओर देखा जो अभी भी डरी हुई थी। गांव के बुजुर्ग उनके पास आए और बोले, साहब हमने बहुत सहा है लेकिन यह डर कब तक रहेगा? क्या हमें सच में इंसाफ मिलेगा? अविनाश ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, इंसाफ मिलेगा लेकिन इसके लिए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। ये लड़ाई सिर्फ मेरी या प्रिया की नहीं है, ये पूरे गांव की लड़ाई है। जब तक आप सब अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे ऐसे लोग आप पर राज करते रहेंगे। अगले कुछ दिनों में अविनाश ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए दूल्हे के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने उसके खिलाफ कई पुराने मामलों को खंगाला। पता चला कि वह न केवल गांव के अवैध रूप से जमीन हथियाने में शामिल था बल्कि कई महिलाओं को भी ब्लैकमेल करके उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुका था। अविनाश ने सुनिश्चित किया कि दूल्हे पर ऐसे सबूत जुटाए जाएं जो अदालत में टिक सके। एक बड़ा केस दर्ज हुआ और दूल्हे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दूल्हे की गिरफ्तारी के बाद गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। प्रिया अब अविनाश के साथ थी। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देने का फैसला किया। प्रिया ने एक दिन अविनाश से कहा, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी पर कोई दाग लगे। लोग कहेंगे कि कलेक्टर साहब ने अपनी जिम्मेदारी से हटकर काम किया। अविनाश मुस्कुराए और बोले, जिम्मेदारी केवल कानून की नहीं होती, दिल की भी होती है। मैं सिर्फ कलेक्टर नहीं हूँ, एक इंसान भी हूँ और इंसानियत का कर्तव्य निभाने में कोई दाग नहीं लगता। गांव के लोग जो पहले दूल्हे के डर से चुप थे अब अविनाश
और प्रिया को एक नई उम्मीद की तरह देखने लगे थे। उन्होंने अपने हक के लिए लड़ना शुरू किया। अविनाश ने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नई योजनाएं शुरू की। प्रिया ने भी गांव की महिलाओं के लिए एक संगठन शुरू किया जहां वह अपने परेशानियों को साझा कर सके और एक दूसरे की मदद कर सके। अविनाश और प्रिया ने साबित किया कि सच्चाई और न्याय की लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनका प्यार जो इतने समय बिछड़ा हुआ था अब एक नई रोशनी के साथ फिर से जुड़ गया था। लेकिन इस कहानी का असली अंत सिर्फ उनके मिलन में नहीं था, बल्कि उस गांव के बदलाव में था जिसने अत्याचार के खिलाफ खड़े होकर आज़ादी की नई परिभाषा लिखी।